स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंजीनियर की इस इमेजिनेशन पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग फिजिक्स के एक नए दौर पर चल रहे हैं, नए सफर पर, जिसमें हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। तो आज उसका दूसरा पड़ाव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग वेक्टर में एकदम सिंपल सा फॉर्मेट हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है और उसको एडिशन करने के लिए एनालिटिकल मेथड क्या होता है। ग्राफिकल मेथड की वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है और इसका बहुत ज्यादा यूज होगा रिलेटिव मोशन जब टू डायमेंशनल करेंगे या हम लोग एडवांस के प्रॉब्लम करेंगे आईआईटी एडवांस के लिए, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं। वेक्टर क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो और वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करता हो, तभी हमारे पास वेक्टर कहलाएगा। अदरवाइज वो स्केलर है। स्केलर को केवल मैग्नीट्यूड बता देने से हमारा स्केलर कंप्लीटली डिफाइन हो जाएगा, लेकिन वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा और हमें ये जानकारी पहले से होनी चाहिए कि वो वेक्टर के नियम को फॉलो करता है। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एरिया में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए एरिया हमारे पास कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड में देखा था कि पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग वेक्टर एडिशन का फार्मूला कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, मतलब फार्मूला क्या था ये हम लोगों ने जाना था। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में आया कैसे था, तो हम लोग ये कहें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेरे प्यारे बच्चों देखो, पैरेललोग्राम लॉ बहुत ज्यादा इसको डिटेल में हम लोग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा कि कोई भी दो वेक्टर जो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द टू पैरेललोग्राम, कोई भी दो सदिश जिसको हम लोग समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में व्यक्त करते हो, क्यू वेक्टर हो गया, ये पी वेक्टर हो गया और इनके बीच का एंगल जो हो गया वो थीटा हो गया, then the resultant will represented by the diagonal of the parallelogram which passes through the intersection of these two vectors। तो हमने कह दिया कि चलो ये हमारे पास रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर और हमने कह दिया कि ये जो है थीटा पी और क्यू के बीच में एंगल है। हमने कहा कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है ना, आमने सामने का एज इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है, यानी दोनों सेम हो गया, यानी ये भी पी वेक्टर है तो ये भी हमारे पास पी वेक्टर होगा। और हम लोग यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये एंगल हमारे पास थीटा ही होगा। इसको अगर हम लोग एंगल का नाम दे दें, मतलब इस ट्रायंगल का नाम ए बी और ये इसको हमने एम दे दिया, तो हमने कह दिया कि ओ ए बी ये ट्रायंगल एक बनेगा और एक बनेगा ओ बी एम, ये और एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ए बी एम बनेगा। ये 90 डिग्री पर है मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री पर। तो अगर हम इसमें साइन थीटा का रूल लगाएंगे तो साइन थीटा देखो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा p sin थीटा और ये आ जाएगा p cos थीटा। जिधर से एंगल बनाता है यहां से यहां तक की लेंथ जो हो गई p cos थीटा है और यहां से ये जो हाइट हो गया ये हमारे पास क्या हो गया, p sin थीटा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली जानते हैं कि हम लोग को दो चीजें, एक अल्फा निकालना होता है रिजल्टेंट का क्यू के साथ एंगल, और हम लोगों को इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालना होता है। तो हम लोग इसमें सिंपली पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम कौन सा ट्रायंगल में, हम लोग कहेंगे ट्रायंगल ओ बी एम में अगर पाइथागोरस हम लोग अप्लाई करेंगे तो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। हाँ, इसको सॉल्व करने पर हम लोगों को क्या मिल जाता है, हम लोगों को मिल जाता है r इक्वल्स टू रिजल्टेंट जो मिलेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम और यहीं से हम लोग tan थीटा tan अल्फा अगर हम लोग निकाल लेंगे, tan अल्फा कितना होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हो जाएगा p sin थीटा डिवाइडेड बाय q प्लस p cos थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस हम लोग जिसके साथ लेंगे एंगल वो यहाँ पर नीचे अकेला होगा, जिसके साथ एंगल नहीं लेंगे वो दो बार आएगा और साइन कंपोनेंट ऊपर होगा, कॉस कंपोनेंट नीचे होगा इसके साथ एडिशन में। तो इसको याद रखने के लिए कि अल्फा किसके साथ एंगल है, रिजल्टेंट का क्यू के साथ एंगल है। अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद क्यू वेक्टर, अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद क्यू वेक्टर। तो इसलिए p sin, अगर हम लोग को ये बीटा लिखना होता तो कैसे लिखते बेटा, तो हम कहेंगे 10 बीटा अगर लिखना हो ना सर, तो हम लोग लिखेंगे q sin थीटा अपॉन में p प्लस
क्यू कॉस थीटा। देखो बहुत अच्छी चीज बताया मैंने, इस चीज को ध्यान रखिए। हमने कहा कि अगर हमें अल्फा लिखना है तो पी साइन थीटा, और अगर बीटा लिखना है तो बीटा है क्या, रिजल्टेंट का पी के साथ एंगल, रिजल्टेंट का पी के साथ एंगल है, ये हम लोग जानते हैं। और ये इसको फॉर्मूले में लिख लीजिएगा, जनरली ये फॉर्मूला आपको नहीं देखने को मिलता है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए हम लोग आगे चलें। अब हम लोग आगे चलें तो हम लोगों को समझना है कुछ वेक्टर का हमारे पास कैसे कंपोनेंट लेते हैं, वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जानते हैं हम लोग। और एक होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ का मतलब देखो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो सर सब जानते हैं। हमने कहा कि किसी भी दो साइड को एक ही ऑर्डर में, मान लो ये वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, अगर कोई भी दो साइड ऑफ द ट्रायंगल को एक ही ऑर्डर में, एक ऑर्डर का मतलब ये ऐसे, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे नहीं, ये ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा, ये और ये एक ही ऑर्डर में ले लिया जाए तो थर्ड साइड जो होगा अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों का रिजल्टेंट व्यक्त करेगा। यानी हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, अगर ये ट्रायंगुलर लॉ कहलाता है। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को टू वेक्टर से एक ही ऑर्डर में अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो थर्ड जो हमारे पास होगा साइड अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, बस ये अपोजिट ऑर्डर में। और इसी को पॉलीगन लॉ में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एन साइडेड पॉलीगन को, किसी भी एन साइडेड पॉलीगन को अगर हम लोग n-1 वेक्टर से एक ही ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें, सेम ऑर्डर में, तो जो nth साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में इन n-1 वेक्टर्स का रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों का क्वेश्चन नहीं बनता है। और हम लोगों को बस वेक्टर ये समझना है कि वेक्टर जोड़ने आना चाहिए, और वेक्टर जोड़ने के लिए हमें क्या आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आना चाहिए, जिसमें r = √p² + 2pq cos थीटा होता है। थीटा आपको क्लियरली नोन होना चाहिए। थीटा हमारे पास एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर, जब दोनों इनकमिंग हो या दोनों आउटगोइंग हो तभी एंगल हम लोग को लेना है। एक इनकमिंग है और एक आउटगोइंग है तब हम लोग एंगल नहीं लेंगे, वो एंगल गलत हो जाएगा। अब हम लोग कहें मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, जैसे हम लोग को यूनिट वेक्टर के बारे में समझना कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट वेक्टर जो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो हमारे पास 1 हो, ओनली रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। यूनिट मतलब यहां पर मात्रक है, यूनिट का मतलब मात्रक, कोई इसका हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। ना तो कोई हमारे पास मात्रक होता है और ना ही कोई विमा होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर का हमारे पास कोई मात्रक या कोई विमा नहीं होती। अब हमने कहा कि देखो यूनिट वेक्टर डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड इसको हमेशा हम लोग लिखेंगे। अब देखो इस दुनिया में पूरे यूनिवर्स की बात किया जाए चलो तो हम लोग ये कहें कि 3 डायरेक्शंस होते हैं। केवल कितने डायरेक्शंस होते हैं सर? 3 डायरेक्शन है, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं सर। हमने कहा कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस व्हिच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, किसी पर डिपेंड नहीं करते, उसको हम लोग क्या लिखते हैं भैया, x y और ये z। यानी x को हम लोग लिखते हैं i कैप। जो i कैप क्या है? हमने कहा कि यूनिट वेक्टर ऑफ x डायरेक्शन। ये j कैप क्या है? हमने कहा कि यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, एंड k कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। पूरे फिजिक्स में हम लोगों को यूनिट वेक्टर्स के बारे में डायरेक्शंस, 3 डायरेक्शंस होंगे और इन्हीं 3 डायरेक्शंस पर हम लोग को काम करना है, i, j एंड k। मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों के बीच में एंगल जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये हम लोग शो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये 3 डायमेंशनल चीजें हैं। यानी हमारे पास अगर इस चीज को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करके कहूं तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। x एक्सिस को i कैप, y एक्सिस को j कैप और z एक्सिस को हम लोग k कैप कहते हैं।
अब हम लोग कहेंगे ठीक है सर, डायरेक्शन का मतलब हमें समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर मान लिया जाए, कोई भी अगर वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करना है, कोई ए वेक्टर है तो इसको हम लोग a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप हम लोग कर सकते हैं, k कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, मतलब a का x में a1 कंपोनेंट है, j में मतलब y डायरेक्शन में a2 कैप है और z डायरेक्शन में a3 हमारे पास कंपोनेंट है, और टोटल हमारे पास इतना a वेक्टर को रिप्रेजेंट, कोई भी वेक्टर अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो i j k की तरफ में हम लोग करते हैं। इसी के साथ एक बात अगर हम लोग समझें कि इसका अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो, इसको डायरेक्शन निकालना हो, तो हम लोग लिखेंगे a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a वेक्टर। अच्छा, मॉड ऑफ a वेक्टर को हम लोग केवल a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और a से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझिए, a इज द यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर। ये a कैप जो है वो क्या पढ़ा जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर, और ये क्या है, मॉड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर, किसी वेक्टर का अगर दिया हुआ है तो हमने कहते हैं कि मान लो अगर हमें a वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चा लोग, ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटाता हूं। हमने कह दिया कि देखो भाई a का अगर हमें मॉड निकालना है, कि मॉड हमें, तो मॉड के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, a वेक्टर पर मॉड लगाते हैं, अंडर रूट जो i का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस जो j का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस a3 इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारे पास मॉड मिल जाएगा। मॉड में हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, अंडर रूट में हम लोग सभी के x y और z डायरेक्शन के कोफिशिएंट्स जितने भी पार्ट्स हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मॉड मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर यूनिट वेक्टर ये हो गया, अब हम लोग कहेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है सर, हमने क्या किया, ये समझते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर आपने समझ लिया तो हम लोग इस पर अभी बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की भी, और इसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, हमने कहा कि कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का घटक अगर हमें करना हो, कंपोनेंट लेना हो, तो क्या हम लोग कहें, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का मतलब तोड़ना, तोड़ने का मतलब हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि वो कभी हमारे पास एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। ये एक्स एक्सिस है, हमने वाई एक्सिस कह दिया। मान लिया जाए कि कोई वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने वेक्टर से डिनोट कर दिया। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल हमारे पास क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इसका x डायरेक्शन में जिधर से कंपोनेंट बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस डायरेक्शन का जो लेंथ होगा हमारे पास v cos थीटा हो जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, और इसका डायरेक्शन में हम लोग शो करें सिंपली, तो हम लोग कहें कि इसका जो डायरेक्शन होगा v sin थीटा होगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इस v का x डायरेक्शन में कंपोनेंट v cos थीटा है, यानी v वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा इंटू j कैप, ये सर z कैप के डायरेक्शन में। अब सर ये डायरेक्शन आपको कैसे पता चला, हमने कहा कि देखो ये अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका इस डायरेक्शन, देखो अपना पेन जो होगा, पेन का टिप हम लोग कंसीडर करें, पेन का टिप जो है अगर डायरेक्शन बताएगा तो इसको हम लोग अगर कंपोनेंट करेंगे तो इसका टिप इस डायरेक्शन में है और इसका है वर्टिकल कंपोनेंट, सर वर्टिकल होगा तब भी ये ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। प्लस माइनस में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जो नए स्टूडेंट होते हैं और जिनको जानकारी है वो तो बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें v वेक्टर मिल जाएगा, यही होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अगर हमें कभी भी सॉल्व करना हो, कंपोनेंट हमें लिखना हो, तो हमें रिजल्टेंट निकालने की जरूरत के लिए हम लोग को कंपोनेंट करना पड़ता है। मान लो जैसे दो वेक्टर्स हैं, ये f1 वेक्टर है, यहां से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये f2 वेक्टर है, हमने कह दिया कि यहां से ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हम लोग कहें कि f1 में f, अगर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि नेट फोर्स कितना आ गया, तो f नेट हम लोग लिखेंगे। तो पहले तो हम लोग कहेंगे इसका x y कंपोनेंट कर लो, हमने कह दिया कि x डायरेक्शन में कंपोनेंट f1 cos थीटा, cos थीटा क्या, cos 30, और f1 इसका डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, f1 cos sin थीटा 30 sin 30 दिया ना थीटा का वैल्यू, और ये खत्म हो गया। जिस भी वेक्टर का आप कंपोनेंट करिए उसको काट देना चाहिए। क्यों काट देना चाहिए, क्योंकि उसके हमने टुकड़े कर दिए।
सपोज दैट कि मेरे पास एक लड्डू है, मैंने उस लड्डू को तोड़ करके इनको दे दिया और बाकी बचा इनको दे दिया। ये कौन है दोनों? अरे कोई नहीं यार, मैंने मान लिया कि कोई बैठा है। मेरे दो स्टूडेंट थे, एक लड्डू है मेरे पास, एक लड्डू का तोड़ा हुआ पोर्शन मैंने इनको दिया, बाकी बचा इनको दे दिया। अब मेरे पास लड्डू नहीं है, हमने तोड़ दिया, यानी ये खत्म हो चुका है। अब हमने कहा कि देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा F2 cos 60 आएगा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा F2 sin 60। ये sin 60 लिखा हुआ है, तो हमने कह दिया कि देखो ये भी खत्म हो गया। अब x डायरेक्शन में फोर्स Fx अगर लिखना हो तो हम लोग ये कहेंगे कि देखो भैया F1 cos 30 माइनस F2 cos 60 इनटू आई कैप। ये दोनों आई डायरेक्शन में है, एक माइनस में था एक प्लस में। सर यहाँ माइनस क्यों लिखे? हमने कहा कि वो माइनस आई में था, ये प्लस आई में है। डायरेक्शन हमें देखना होता है, ये माइनस में है ये प्लस में। और एफ वाई कंपोनेंट अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे भैया? देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, F1 sin 30 प्लस F2 sin 60 और दोनों एक ही डायरेक्शन में है और वो है जे डायरेक्शन के पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव जे हम लोगों ने लिख दिया। ये सिंपल सा हमारे पास कंपोनेंट करने वाली बात होती है। कंपोनेंट बहुत जरूरी है, बिना कंपोनेंट के हम लोग चीजें बहुत आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेटा कंपोनेंट को थोड़ा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हम लोग को एक ट्रायंगल याद रखना होता है। ट्रायंगल में हमने कह दिया कि ये अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया है जिसमें ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर, या 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट दिया हुआ है, तो ये एंगल हमारे पास 37 डिग्री होता है, ये 53 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होगा। तब अगर ये 90 डिग्री है तो वो 53, 4 के सामने का जो एंगल होगा वो बड़ा होगा और 3 के सामने का एंगल छोटा होगा, यानी 37 डिग्री, और ये 4 के सामने का 53। तो हम लोग को रिजोल्यूशन जो हम लोग को करना होता है, मतलब कंपोनेंट करना होता है, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं उसको, और उससे हम लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कंपोनेंट का मतलब जिधर से एंगल बना रहा होगा उधर कॉस का कंपोनेंट आएगा। जिधर से एंगल बनाएगा, मतलब एंगल दिया होगा, सर अगर इधर से एंगल दे दिया होता तो हम इधर वाला जो एंगल लेके कॉस ले लेते और इधर साइन आ जाता, तो हमारे पास वही वेक्टर बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम लोग समझें कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हो गया। अब हम लोग कहेंगे सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है, तो हमने कहा कि चलिए उसको भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को हम लोग देख लें। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर में अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, मतलब सदिश में अदिश का गुणा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई तामझाम नहीं होने वाला है। तामझाम तो तब होने वाला है जब वेक्टर वेक्टर हो और उसका प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर प्रोडक्ट हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का मतलब पहला हमारे पास देखो, अगर हम लोग किसी भी वेक्टर में अगर स्केलर से मतलब 5, 10, 15, 25 से अगर गुणा कर देंगे तो उसका कोई लोड नहीं लेता, वो कहता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, जैसे जानते हो। यानी स्केलर पार्ट से अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय, मान हमने कह दिया कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर से मान लो जैसे ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5k है। इसमें हमने कह दिया कि हमको इसमें 5a वेक्टर निकालना है, क्या होगा? तो 5a वेक्टर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, a वेक्टर में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10i कैप माइनस 15j कैप और प्लस 25k कैप। तो इसमें हमें कोई समस्या ही नहीं है। हमने 5 का, या हम कॉमन लेकर के भी उसके ऐसे ही लिख सकते थे, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जो वेक्टर हमारे 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमें देखना है, तो 2 वेक्टर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो उसमें हमारे पास कौन सा आएगा? एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है। हमने कहा कि 2 टाइप्स हम लोग करेंगे। एक होगा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और एक होगा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं।
वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर तो है ही, मतलब रिजल्टेंट भी वेक्टर आए, मतलब दो वेक्टर का ऐसे गुणा करो कि उनका स्केलर प्रोडक्ट आ जाए। हाँ ऐसा हो सकता है, दो वेक्टर का ऐसे गुणा करो कि उसमें डायरेक्शन हो जो रिजल्ट आए, उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके सीखेंगे और तरीका समझेंगे, और ये फिजिक्स के लिए हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में जितना आता है उसी पार्ट को हम लोग समझें और उसको जाने, और उस पर जितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है उसको देखेंगे हम लोग। तो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट पहला जो हम लोग कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ए बी कॉस थीटा। ओहो, ये ए क्या है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी क्या है, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अरे वाह, कितना सिंपल है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी cos थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेरी गुड। अब हमने कहा कि ठीक है सर, इसको अगर हम लोगों ने समझ लिया तो हम लोग कहेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोनों बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए सर, मान लिया जाए कि हमें आई डॉट आई करना है, आई डॉट आई कैप, आई डॉट आई कैप अगर करना है तो आई का मैग्नीट्यूड क्या है, आई माने यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड 1 इनटू इसका भी 1 कॉस, मेरा मुझसे एंगल कितना है, मैं खुद के पैरेलल हूं सेम डायरेक्शन में, तो जीरो एंगल हो जाएगा, यानी आई का आई के साथ एंगल जीरो होता है। मेरा मुझसे ही एंगल पूछ रहा है, मैं मुझसे कितना अमीर हूं, जीरो, मतलब जितना मैं हूं उतना ही मैं हूं मतलब जीरो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मेरे पैसे में से मेरा पैसा घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा। अरे वाह, तो हमने कह दिया कि cos जीरो, और cos जीरो का वैल्यू 1 होता है, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यानी आई डॉट आई अगर बात किया जाए तो 1 होगा, और ये j डॉट j भी होगा, क्योंकि खुद का खुद के साथ k डॉट k भी अगर हम लोग बात करें तो यही होगा, यानी अगर खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए बच्चा लोग, तो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हमने कहा कि ठीक सर, दूसरा बताइए, हमने कहा कि दूसरा चीज हमने कहा कि आई, अगर हमने कहा कि आई डॉट जे, अब हमने कहा कि आई डॉट जे अगर बात कर रहे हैं तो इनके बीच में एंगल 90 और cos 90 का वैल्यू 0, 1 into 1 cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो ये 0, यानी I डॉट J इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू J डॉट K इज इक्वल्स टू K डॉट I। ये हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे, इसमें उतना दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत तो होता है बच्चा लोग क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी दिक्कत कहाँ होगा, कुछ नहीं दिक्कत होगा अगर आप उसको सही ढंग से पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, किसी भी वेक्टर का अगर हम स्क्वायर कर दें, हमने कह दिया कि ए वेक्टर का अगर हमें स्क्वायर करना है तो इसका मतलब होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको लिखेंगे ए स्क्वायर। और किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो होगा बच्चा, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, यानी हम लोग कहें कि अगर ए वेक्टर का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर कर दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, और वो डॉट प्रोडक्ट से आता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। स्क्वायर में कभी भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, है ना। अच्छा, अच्छी बात है सर, यानी हम लोग सिंपली किसी भी चीज को ऐसे डॉट कर सकते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर किसी वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन, मतलब हम लोग वेक्टर के फॉर्म में i j k के टर्म्स में अगर लिखे हो तो कैसे हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमने कहा कि देखो मान लो ए वेक्टर दिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर हमें दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। मेरे प्यारे बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर बात किया जाए तो क्या आएगा भाई,
देखो इसका इसके साथ डॉट, इसका इसके साथ डॉट, तो i डॉट i 1 होगा, b डॉट b यानी अब हमने कह दिया कि देखो इनका जो a1 मतलब जो हमारे पास i का i के साथ होगा, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा, j का j के साथ होगा, बाकी 0, k का k के साथ, यानी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। सर कितना आसान है ये, हमने कहा कि हाँ भाई वेरी इजी क्वेश्चन, आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग कहें, नेक्स्ट लास्ट अगर इस पार्ट का अगर मल्टीप्लिकेशन यानी वेक्टर प्रोडक्ट और इस क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इस वीडियो में जल्दी से अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा यूट्यूब पर, आपका मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। हमने कह दिया कि भाई दूसरा जो है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इसको कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a b sin थीटा। क्या ये सही है? नहीं, यहां पर n कैप भी होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं a क्या है, a का मैग्नीट्यूड है, b क्या है, b का मैग्नीट्यूड है b वेक्टर का, n कैप क्या है, हमने कहा कि n कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। माने n यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। a वेक्टर के भी और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर जो हमारे पास वेक्टर है वो n कैप होता है। चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहां पर डायरेक्शन आना कंपलसरी था, डायरेक्शन आना यहां पर क्या था, कंपलसरी था। हमने आगे ठीक है सर, क्या a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर? नहीं, ये नहीं हो सकता, बराबर नहीं होगा। हमने कहा कि फिर क्या होगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। अरे वाह, ये चीज इंपॉर्टेंट बना देती है इसको बहुत ज्यादा। a क्रॉस b is not equals to b cross a cross b is equals to minus b cross a। सर अगर हम लोग यहां पर लें i क्रॉस i, खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर लिया जाएगा तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, हमारे पास 0 होता है। यानी कोई भी दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। यानी i क्रॉस i इज इक्वल्स टू j क्रॉस j इज इक्वल्स टू k क्रॉस k। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए, बहुत जरूरी है। अब हमने कहा कि i क्रॉस j, इनके परपेंडिकुलर कौन है, k है, तो अगर हम इसी को लिखें कि j क्रॉस i तो उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस k कैप। अरे बेटा ये समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, फ्रेम में आ रहा है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये कहें कि j क्रॉस k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i, तो k क्रॉस j क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस i कैप। अब हमने कहा कि देखिए k कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल्स टू j कैप, तो हमने कह दिया कि i क्रॉस k क्या होगा, i क्रॉस माइनस j कैप। मेरे प्यारे बच्चों इसको याद रखने का एक और बहुत आसान तरीका है, बेहतरीन तरीका है इसको समझे रखने का, और वो होता है हमारे पास एक साइकिल में अगर हम लोग बना दें, मान लो सपोज दैट आई, एक हम लोग सर्किल ऐसे ड्रॉ कर लो सर्किल, इसमें 3 जगह पर हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस पर हम लोगों ने ऐसे मिटा दिया। हमने यहाँ पर लिख दिया i, यहाँ पर लिख दिया j, थोड़ा ज्यादा मिटा दो j, और यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने k कैप लगा दो, और हमने कह दिया कि अगर ये क्लॉकवाइज चलेगा यानी सीक्वेंस में i j k, यानी i क्रॉस j तो k आएगा। अगर ऐसे चल रहे हैं तो पॉजिटिव k क्रॉस i प्लस j, i क्रॉस j मतलब k कैप, j क्रॉस k i कैप। मैंने अगर हम ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम अपोजिट चलते हैं, मतलब हमने कह दिया कि अगर हम ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव आएगा, यानी k क्रॉस j लिखेंगे तो माइनस i। हमने कह दिया कि अगर ऐसे चलेंगे तो नेगेटिव होगा, ये बात समझिए, इसको नेगेटिव इसके साथ मैं लिख दे रहा हूं। ऐसे अगर चलेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। मेरे प्यारे बच्चों उल्टा चलेंगे i j k होता है, i j k,
KJI नहीं होगा। ये बात समझ गए? तो इस चीज को हमने यहां से ये तो ऐसे अगर याद रखिए, या IJK के सीक्वेंस में अगर ऐसे याद रखेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक और मेथड होता है हमारे पास I क्रॉस J को, मतलब A क्रॉस B को निकालने के लिए डिटरमिनेंट मेथड। कौन सा मेथड बेटा? डिटरमिनेंट मेथड। तो डिटरमिनेंट मेथड को भी हम लोग देखेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। चलो थोड़ा सा एकदम जल्दी जल्दी फास्ट में उसको बता देता हूं, बस समय बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा सर, इतना बड़ा बड़ा लेंथी वीडियो हम लोग नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको सीखना है बच्चा तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। हमने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो अगर हमारे पास A वेक्टर इक्वल टू दिया है A1I प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप, और हमें B वेक्टर इक्वल टू दिया है बच्चा B1I प्लस B2J कैप प्लस B3K कैप। तो अगर हम लोग ये चाहेंगे तो डायरेक्ट अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम लोग क्रॉस करके हम लोग डायरेक्ट प्लस माइनस साइन रख करके आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पास एक आसान तरीका होता है A क्रॉस B। तो हम लोग सबसे पहले I लिखेंगे, J लिखेंगे, K लिखेंगे, और यहाँ पर A1, A2, A3 लिखा जाएगा। जो पहला वेक्टर होगा वो पहले कॉलम में लिखा, पहले रो में लिखा जाएगा, और उसके बाद दूसरे में B1, B2, B3। अब हमको बताइए, देखिए अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो एक बात, हम जिस कॉलम I, J, K चाहिए हम लोगों को वेक्टर फॉर्मेट में, हमने कहा कि पहले अगर I लिखेंगे तो इसके एलिमेंट्स, ये होता है हमारे पास रो और ये होता है कॉलम। कॉलम मतलब मान लो जैसे कॉलम बनाया जाता है ना, जिसके ऊपर हमारे पास ब्रिज या घर बनता है, कॉलम वर्टिकल्स होते हैं और ये रो लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल होंगी। तो हमने कहा कि जिस भी हम लोग यूनिट वेक्टर को लेंगे उसके एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाएगा। तो हमने कह दिया कि इसको ले लिया I और J को, तो हमने कहा कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये बचे हैं केवल। तो इसमें स्मॉल r जानते हो ऐसे बनता है स्मॉल r, या इसको हिंदी में चार कहते थे, स्मॉल r या चार स्मॉल r या चार अगर बनाए यहाँ पर अगर चार, तो ये क्या हो जाएगा A2B3 माइनस B2A3, इन दोनों का गुणा करके इसमें इन दोनों का गुणा करके इसको माइनस कर दो। अब जब दूसरा लेंगे तो माइनस लिखा जाता, तरीका है बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले प्लस से शुरू किए फिर माइनस आया फिर प्लस आएगा। अब हमने कहा कि इनके एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाएगा, यानी इसको छोड़ दो, अब ये बचा है तो A1B3 माइनस B1A3, और प्लस में फिर K लिखा जाएगा, और K लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, अब इसको बनाएंगे चार। अब हमने कह दिया कि देखो A1B2 प्लस सॉरी माइनस B1A2, ये हमारे पास आएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बस एक शॉट में हम लोग इसको निपटा सकते हैं। जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो मेरे प्यारे बच्चों, उसको पीछे से थोड़ा रिमाइंड करके देखेंगे, और उसके बावजूद भी नहीं आता है तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे वहीं पर कह सकते हैं, YouTube पर टाइप करिए, मैं जरूर आपको उसको वीडियो का आपका सोल्यूशन दूंगा, आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। तो इंजीनियर की इमेजिनेशन के साथ आज बने रहिए आप लोग, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।